जय हिंद। आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। आप सब बच्चों को जितने भी डाउट्स है ना कि सर एक वीडियो लेकर आओ, एक वन शॉट वीडियो होनी चाहिए जिसके अंदर सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन वीडियो, एक वन शॉट वीडियो जिसके अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा और आपको सिर्फ एक वीडियो देखनी है और उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा और इजी वे के अंदर बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको वो डाउट्स और वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसको हम करेंगे 10th क्लास का ये चैप्टर है, काफी मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम आप सबको पता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट? ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर की। तो जब चैप्टर को देखते हो, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए उस चैप्टर के कितने टॉपिक्स, कितने सब टॉपिक्स हैं। तो इस चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन तो पढ़ेंगे कि रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके साथ साथ हम उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के रिएक्शंस होती हैं, राइट? सारी टाइप्स की रिएक्शंस देखेंगे, उसके बाद वो रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखेंगे, उनके बाद उनको जानेंगे कि वो कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है और एक एक टॉपिक समझेंगे। ओके, तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड द रिएक्शन जो इस चैप्टर के अंदर होने वाली है। ओके, सबसे पहले हम बात करें, कुछ बेसिक समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है बेसिक क्लियर नहीं होते। अच्छा, बेसिक क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी आएगी। तो हम बेसिक को समझते हुए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे कि एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको कहां तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है। डायरेक्ट जंप करके नहीं जा सकते, राइट? तो हमें क्या करना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे बढ़ते जाएंगे और चैप्टर करते जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आयंस। आयंस क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। आयंस की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कटायन और एक होता है एनायन। जो कटायन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एनायन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, कैसे? एग्जांपल समझ लो। जैसे आपने हमेशा देखा होगा Mg। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, प्लस, ये क्या हो गया, कटायन हो गया। अगर मैं बात करूं क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज क्या होता है, ये क्या है, एनायन। तो इसका मतलब ये सब क्या है, आयंस है। ये क्या है, आयंस है। कौन सा आयंस है, ये कटायंस है और ये क्या है, एनायन है, राइट? तो दो तरीके के चार्जेस हो गए। आपको समझ में आ गया चार्ज क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितने वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये उसके चार्जेस को डिफाइन करता है, बताता है। ओके, तो हमने ये समझ लिया। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हमेशा एक चीज समझो, जब हम एटम की बात करते हैं ना, एटम, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन एक एटम है, पर अगर मैं दो ऑक्सीजन के सेम एलिमेंट ले लूं तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा O2। तो O2 क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा एक मॉलिक्यूल। यानी कि एक जैसे एटम आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल। और जब सिंगल एटम होता है वो क्या होता है, एलिमेंट कहलाता है, एटम कहलाता है। जैसे चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो आपका मैग्नीशियम हो, ये सारे के सारे क्या है, एटम। यहां पर बात क्लियर हुई? अगर ये क्लियर हो गया है तो ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक को आगे समझते हुए चलेंगे। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ, आयोनाइजेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो। आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एटम हो गया या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो गया, या तो वो लूज करेंगे या फिर वो गेन करेंगे। दो तरीके की चीजें करते हैं और यही करके वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, मान लो कोई एटम है, उसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अच्छा, लूज करने वाला हमेशा आपको पॉजिटिव हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए, तो इसका मतलब पैसे कभी वापस भी तो आएंगे। तो इसका मतलब देने वाला इधर क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। देने वाला क्या बन जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो कटायन। ओके, अच्छा, दूसरी तरफ अगर एटम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ले लिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो एनायन। जैसे बोला ना, जो लेता है उधारी उसके ऊपर कर्ज होता है, उसे वापस भी तो करना है। इसी तरीके से देने वाला पॉजिटिव बन जाता है और जिसने लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो इधर दो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अगर मैं इधर लिख के बताऊं तो मुझे बताओ, Mg2+ जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब इसने क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं? क्योंकि देने वाला हमेशा क्या हो जाता है, इसने लूज किया ना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया है। दूसरी तरफ अगर मैं बोलूं इस जगह पर
Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन किए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। Cl नेगेटिव, SO2 माइनस, OH माइनस, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, इसलिए इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव, और जो गेन करते हैं वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। मुझे यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो आपको आगे की चीजें भी क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। आयंस हमने समझ लिए। अच्छा, आयंस के टाइप भी होते हैं, बिल्कुल टाइप होते हैं। कितने तरह के टाइप होते हैं, दो तरीके के टाइप होते हैं, एक होता है मोनो एटॉमिक और एक होता है पॉली एटॉमिक। अच्छा, मोनो एटॉमिक क्या होता है, जो सिंगल होता है जनाब, जो सिंगल होता है उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, एक ही एलिमेंट तो है, एक ही एटम तो है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम है, तो ये बन गया मोनोटॉमिक। मोनो का मतलब अपने आप में क्या होता है, सिंगल, एक, राइट, तो इसका मतलब ये बन गया मोनोटॉमिक। पॉली, पॉली अपने आप में किसको डिफाइन करती है, चेन को, यानी कि एक से ज्यादा को, यानी कि मोर देन वन, क्या होता है, मोर देन वन, तो इसको हम क्या बोलते थे, पॉली बनते थे। जैसे NH4 तो सोडियम हो गया और हाइड्रोजन हो गया, राइट, कार्बोनेट, राइट, सल्फेट, राइट, हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से देखो कितने एटम है, दो एटम आ रहे ना, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे पॉली एटॉमिक में आते हैं। तो इधर आपको बहुत बेसिक सी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आयंस क्या होते हैं, राइट, कटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक क्या होता है, मोनोटॉमिक क्या होता है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब हम आगे की तरफ चल सकते हैं। ओके, आगे की तरफ चलो। एटॉमिसिटी क्या होता है, बिल्कुल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, जब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि अगर मैं बोलूं एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी बन जाती है। तो आगे हम बात करें आर्गन। आपको लग रहा होगा ए और आर, ना 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 ना, ए और आर नहीं है, ये आर्गन है। आर्गन एलिमेंट क्या होता है, सिंगल एटम होता है। अगर ये सिंगल एटम है तो सिंगल पाया जाता है हमेशा, इसलिए क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है, और इसकी एटॉमिसिटी हमेशा 1 होती है। नोवल गैसेस बोलते हैं इसे, राइट, इनर्ट गैस भी बोलते हैं इसको, इनर्ट गैसेस में भी आता है, ठीक है, बड़ी क्लासेस में आओगे सारी इनर्ट गैसेस होती हैं। हीलियम, हीलियम भी क्या है, मोनो एटॉमिक है। ओके, ऑक्सीजन O2 में हमेशा मिलता है तो डायटोमिक है, इसलिए दो इसमें क्या हो गए, एटम हो गए। हाइड्रोजन डायटोमिक है, फॉस्फोरस टेट्राटोमिक है, सल्फर पॉलीएटॉमिक है, ओजोन ट्राइएटॉमिक है, यानी कि 3 एलिमेंट में पाया जाता है। ये किसमें, 8 में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब जो जो एलिमेंट जितने जितने एटम्स के साथ पाया जाता है, जितने जितने एटम्स उसके अंदर होंगे, वो उसकी क्या बन जाएगी, एटॉमिसिटी बन जाएगी, वो उसकी क्या बन जाएगी, एटॉमिसिटी बन जाएगी। क्लियर, अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो हमने एटॉमिसिटी भी समझ लिया है। ओके, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने कहा, जब एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सिमिलरली आप देख पा रहे हो वाटर, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और पूरा एक H2O क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए मॉलिक्यूल बोल देते हैं, राइट। जैसे कि फिर दोबारा समझ लो, मैंने बोला H, तो H तो क्या है, मेरा एटम है। H2, H2 क्या है, मेरा मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल, क्या है, मॉलिक्यूल। ये समझ में आ रहा है बात। इसी तरीके से H2O ये भी अपने आप में क्या है, मॉलिक्यूल है, और इसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें एक से ज्यादा एटम मौजूद होते हैं वो कंपाउंड भी बन जाता है, राइट। और मॉलिक्यूल जब सेम एलिमेंट हो एक जैसे तो वो मॉलिक्यूल भी होता है, राइट। तो दैट इज व्हाट, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, और कंपाउंड क्या होता है। तो ये सारे के सारे, अगर मैं बात करूं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, इथेन, सोडियम क्लोराइड, या फिर कॉपर ऑक्साइड, ये सब के सब क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब दो तरीके के होते हैं, होमो एटॉमिक, एक जैसे जब एटम मिलते हैं तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, राइट। जैसे P4S8, जैसे मैंने बोला ना S8, तो इसमें सल्फर कितने हैं, 8 सल्फर हैं, कितने, 8। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे मिलकर S8 बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, होमो एटॉमिक। ओके, पर जब अलग अलग होते हैं मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला ना
H2O, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है और एक क्या ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर H2 बना दिया और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया और इन दोनों ने मिलकर H2O बना दिया। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं हेटेरोटॉमिक, राइट। दो तरीके के हमने क्या समझ लिए हैं? दो तरीके के समझ लिए हैं हमने, क्या? मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक क्या होता है और हेटेरोटॉमिक क्या होता है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या पता होना चाहिए ना, कुछ कंपाउंड्स के ना कलर्स नेम पता होना चाहिए। कलर्स नेम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता, कॉपी में अपने नोट्स बना लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको ऐड ऑन कर लेना ताकि आपको रिमेंबर रहे और आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे कॉपर सल्फेट आपको पता होना चाहिए किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, इस जगह पे काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये सेकंड मतलब क्या है, सर ये आयरन थर्ड मतलब क्या है। तो हमेशा याद रखना, जब Fe के ऊपर 2+ चार्ज होता है और जब Fe के ऊपर 3+ चार्ज होता है, तो अगर 3+ चार्ज वाला पार्ट है तो वो बन जाता है आयरन 3 और जब Fe के ऊपर 2+ वाला चार्ज है तो ये बन जाता है आयरन 2। तो ये चीज आपको छोटी सी क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ इसके साथ नहीं होता, ये काफी के साथ होता है। अभी आपको समझना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये हो गया पोटेशियम परमैग्नेट, पर्पल कलर होता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर होता है। देखो इस जगह भी कॉपर सेकंड आ रहा है ना, तो कॉपर 2+ है। लेड आयोडाइड येलो कलर, देखो इस जगह भी लेड के साथ सेकंड आ रहा है तो लेड क्या है? 2+ है। ये चीज याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्लोरीन गैस किस कलर की होती है? ग्रीनिश कलर की होती है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सारे येलो। ओके, इस तरीके से आपके कुछ और कंपाउंड्स होते हैं। मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया कॉपर। अब इस जगह पे देखो, इस जगह पे ना डॉट, इसको बोलते हैं डॉट, 5s2। तो 5s2 बताता है कि इसमें वाटर के क्या है? क्रिस्टल्स हैं। क्या है? क्रिस्टल्स। कितने क्रिस्टल्स हैं वाटर के? वाटर के क्रिस्टल्स में 5 क्रिस्टल्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इस जगह पे आयरन सल्फेट, इधर देखो आयरन सल्फेट में क्या है? 7s2। इसका मतलब इसके अंदर कितने क्रिस्टल्स हैं वाटर के? इसमें 7 क्रिस्टल्स हैं वाटर के। इसका कलर क्या होता है? लाइट ग्रीन होता है, राइट। फेरिक ऑक्साइड, जिंक, जिंक ऑक्साइड, ये सारे थे कुछ कंपाउंड्स के नाम। और देखो और भी कंपाउंड्स हैं। तो दीज ऑल आर द कंपाउंड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आपका आईसीएससी बोर्ड हो, ठीक है। सब बोर्ड्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको एक कर लेना है। ओके, इस तरीके। अच्छा, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना। दीज ऑल आर द कंपाउंड्स, सारे कंपाउंड्स हैं। इसलिए मैंने बोला ना, सिर्फ एक वीडियो देखनी है और उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर। यू डोंट नीड टू गो बैक अगेन एंड अगेन, बस पढ़ लेना है, रिवाइज करना है आपको बस बहुत अच्छे से। देखो ये कुछ और कंपाउंड्स हो गए। दीज ऑल आर द कंपाउंड्स, किस किस कंपाउंड्स के क्या क्या कलर होते हैं, आपको इन सबको अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। ये सारे दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर का स्टार्ट। जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे बेहतरीन और सबसे स्टार्टिंग टॉपिक आता है हमारे पास रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही है केमिकल रिएक्शन, चैप्टर यही तो है। अच्छा, कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं? तो हम दो तरह की रिएक्शन समझेंगे। एक होता है स्केलेटन रिएक्शन और एक होता है आपका बैलेंस रिएक्शन। स्केलेटन रिएक्शन को वैसे तो हम बोलते हैं अनबैलेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड रिएक्शन। और ये तो अपने आप में बैलेंस्ड ही होती है, पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अनबैलेंस्ड होते हुए भी बैलेंस्ड है और ये बैलेंस्ड भी बैलेंस्ड है। अच्छा, ये क्या होता है? स्केलेटन का मतलब होता है कि वो अनबैलेंस्ड है, पर कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो CO2 ही बनेगा। अब अगर मैं चेक करूं, इधर कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन दो है, इसका मतलब इधर भी तो कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर भी CO2 बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। तो ये कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। एक्सेप्शन केसेस मतलब जो स्केलेटन के भी सेम है और बैलेंस्ड इक्वेशन के भी सेम है। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए क्या ये स्केलेटन रिएक्शन बैलेंस्ड है,
तो आप कहोगे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है, राइट। वी डोंट नीड टू बैलेंस इट, हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि स्केलेटन रिएक्शन बेसिकली अनबैलेंस्ड होती है, पर इस जगह भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये हो गए कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आपको पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, स्केलेटन हो या फिर बैलेंस्ड हो। अब हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ध्यान से समझो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कभी भी जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, नए प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। यानी कि कभी भी कोई चीज कंबाइन हो रही है और कुछ नया प्रोडक्ट बना रही है, नए प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अगर हम बात करें तो दो चीजें होती हैं। जैसे मान लो ए ने क्या करा, बी बना दिया, ए ने अपने आप से कन्वर्ट करके बी बना दिया, तो ए अपने आप में कुछ तो कहलाएगा, इसको बोल देते हैं रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनी है इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट। यानी कि इसकी पहले कुछ और प्रॉपर्टीज थी, कुछ और केमिकल रिएक्शन थी, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, इसका जो कलर था वो कुछ और रहा होगा। जैसे इसने अपने आप को चेंज किया तो नया सब्सटेंस बना, तो जो भी नया सब्सटेंस है उसका नया कलर, नई प्रॉपर्टीज, नई चीजें होंगी, या फिर नया कलरलेस होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम समझ गए ना, जो हमारा पहले था वो हमारा रिएक्टेंट, उसकी रिएक्शन हुई, और जो नई चीज बन गई वो हमारा प्रोडक्ट। तो दो चीजें समझ में आई। रिएक्टेंट क्या होता है, जो हमेशा कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, प्रोडक्ट कहां होता है, जो हमेशा कहां होता है, राइट हैंड साइड होता है। कहां होता है, राइट हैंड साइड। तो दो चीजें बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देखें तो क्या होता है, दुनिया की हर एक चीज में अगर आप नजर फेराओगे ना, अपने हेयर देयर आजू बाजू हर जगह आपको रिएक्शन ही मिलेगी। पैदा होते हैं तब से रिएक्शन शुरू हो जाती है। कोई भी चीज जन्म ले रही है, रिएक्शन शुरू हो रही है। बिल्डिंग्स बन रही है, रिएक्शन हो रही है। यानी कि खाना खाना भी रिएक्शन है, सांस लेना भी रिएक्शन है, जंग लगना भी रिएक्शन है, अगर मैं कोई चीज बर्न कर रहा हूं वो भी रिएक्शन है, और दूध का दही भी बनना रिएक्शन है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे हर एक जगह देखोगे ना, रिएक्शन से रिएक्शन हो रही हैं। कलर बन रहे हैं, रिएक्शन से बन रहे हैं। पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, रिएक्शन से हो रहे हैं। हम वर्क कर रहे हैं, हमारे अंदर भी केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी हो रही हैं। तो हर जगह रिएक्शंस ही तो हो रही है। तो ये सारी रिएक्शंस होती हैं। बस इन रिएक्शंस को हमें ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है ध्यान से, टू ऑब्जर्व द थिंग्स। तभी तो हमारे को चीजें क्लियर होती हैं, क्लेरिफाई होती हैं। और जब ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व किस किस चीज में होती है, क्या क्या चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल चीज के अंदर बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट। जब हम किसी भी सब्सटेंस को देखते हैं, वो है क्या, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या फिर क्या वो गैस है, या फिर क्या वो प्लाज्मा है, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग, ईटीसी। तो हम उसकी स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इट कुड बी एनीथिंग। ओके। चेंज इन कलर, जब वो बदलता है तो उसके अंदर कलर के अंदर क्या चेंज आता है, क्या पहले अगर ब्लू था तो बाद में भी ब्लू है, या कलरलेस हो गया, या कोई और नया कलर बन गया, ये चीज। ओके। तीसरा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बड़ा फर्क डालती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है कि कितना टेम्परेचर था, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस ने अपने आप को क्या करा, चेंज किया। वाटर था, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो पानी बढ़ेगा। अगर वो पानी गैस बना है तो गैस बनने के लिए भी उसको टेम्परेचर मिला, कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है ना, इसलिए। और लास्ट में आता है कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। कई बार कुछ रिएक्शंस के अंदर क्या होती है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट तो बनता है, प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ गैस निकलती है। तो वो गैसेस कौन सी होती हैं, वो गैसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। इनको भी समझेंगे। तो दीज ऑल आर द क्या, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अच्छा, एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। दोनों में फर्क क्या है। वर्ड इक्वेशन मतलब मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखकर दिखा रहा हूं, वर्ड की फॉर्म में लिखकर दिखा रहा हूं। जैसे मैंने बोला जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक आपको पता है क्या होता है, Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है। जैसे ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है जिंक सल्फेट, यानी कि इस जगह पे जिंक आ जाता है तो जिंक सल्फेट बन गया, और H2 क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये मैंने किस में लिखी, ये मैंने लिखी किस में,
किस में, क्या वर्ड की फॉर्म में? ना, ये वर्ड की फॉर्म में नहीं है, ये मैंने लिखा है एलिमेंट की फॉर्म में रिएक्शंस लिखी है, और ये मैंने वर्ड की फॉर्म में लिखी है। तो इसको बोल देते हैं वर्ड इक्वेशन, इसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। ये जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये दोनों साइड मेरी कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली साइड कौन सी होगी? राइट हैंड साइड। यही चीज हम आगे की तरफ देखेंगे। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। बस इतना सा आपको चीजें याद रखना है। ये थे कुछ बेस, जो बेस स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर के बेस, चैप्टर की स्ट्रांगनेस को बढ़ाएंगे, आपको इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाएंगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? डन। केमिकल इक्वेशन देखो, जब भी कोई भी आप केमिकल इक्वेशन देखो ना, तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हम इसमें कुछ चीज देखेंगे, यहां पर कितने एलिमेंट्स है, यहां पर कितने एलिमेंट्स है, इन दोनों एलिमेंट को समझेंगे। और समझने के लिए हमें क्या करना है, कुछ चीजें याद रखनी है कि किसको क्या बोलते हैं। इधर एक एलिमेंट है जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ये प्लस का साइन हो गया है। एरो क्या दिखाता है? एरो दिखाता है कि कोई चीज बनने के बाद क्या बन रही है। तो एरो का रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। उसका जो भी चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। उसके साथ लिखता है ना एस, ये होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। एल, इसका मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। जी, जिसका मतलब क्या होता है? गैस। क्या मतलब होता है? गैस। ओके। ए क्यू, ए क्यू का मतलब क्या होता है? एक्वस। क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन। तो आपको ये चीजें कुछ पता होनी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक है? ये सारी चीजें आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम इसके अंदर जब भी जानते हैं तो हमें एक सिद्धांत को हमेशा याद रखते हैं कि मास को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। यही चीज इधर बताई गई है कि अगर मान लो रिएक्टेंट के अंदर कोई भी चीज मिलकर कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, तो इन दोनों का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। वो कभी बटेगा नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये चीज इसके अंदर बताया गया। अच्छा देखो ध्यान से इस जगह पर, ये हमारे पास क्या कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हैं और उनके साथ चार्जेस हैं। आपको टेबल पता होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं केमिकल रिएक्शन में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी और केमिकल रिएक्शन आप समझ ही नहीं पाओगे कभी। क्या? जैसे सोडियम के ऊपर हमेशा याद रखना प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, सिल्वर के ऊपर प्लस होता है, कॉपर 1 के ऊपर प्लस होता है, मैग्नीशियम 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, सॉरी कैल्शियम 2 प्लस, आयरन 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, आयरन 3 प्लस, राइट। इधर आ गया आपका क्या? अमोनिया, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट। अगर आपको ये याद नहीं है ना, तो मैं आपको डियर एक चीज क्लियर कर दूं, आप केमिकल रिएक्शन में हमेशा प्रॉब्लम में आओगे, हमेशा केमिकल रिएक्शन में फंसोगे। ये बहुत बेस है, इसको याद करना ही करना है, मस्ट मस्ट मस्ट। इसके बाद आप कभी भी चीजों में नहीं अटकोगे। अगर आपको ये आ गया ना, फिर नहीं अटकने का आप कभी भी। चलो अच्छा स्टेप देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, कैसे किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। मैं आपको एक डिटेल्ड वे भी सिखाऊंगा और एक इजी वे भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले डिटेल्ड वे समझ लेते हैं, एक डिटेल में कोई चीज कैसे समझ आती है। मान लो आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, आपके सामने क्या लिखा है? Fe हो गया और वाटर हो गया, इसने Fe3O4 बना दिया और H2 कितने? 2 हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें समझते हैं। आपको पता है इस साइड को क्या बोलते हैं? इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली क्या होती है? इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखना, कितने एलिमेंट है इधर? एक तो है आयरन, ठीक है, एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इनके नंबर्स देखते हैं, आयरन कितने थे? तो आप देखो आयरन अकेला है तो सिंगल आयरन। हाइड्रोजन कितना था? हाइड्रोजन इधर कितने? 2 हैं तो 2 हो गए। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ राइट हैंड साइड, यानी कि क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ये क्या था हमारा? लेफ्ट हैंड साइड। तो इस जगह पे देखो आयरन कितने? 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने? 2 है, ऑक्सीजन कितने? 4 है। अब मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है। अच्छा ये मेथड तो आप हर जगह बुक्स में देख लेते हो और आपको ये मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती।
मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं आप कैसे किसी भी चीज को सॉल्व करोगे, देखना ध्यान से, ठीक है। ये चीज यहां पर लिख ली गई है। मैं आपको कहता हूं एक काम करो, इधर आ जाओ, इसको मिटा लेते हैं 1 मिनट। अब आप सिंपल सा काम करो, एक चीज देखो, इधर आयरन कितने थे सर? 3 थे। इधर आयरन कितने? 3 नहीं है। इधर 3 है, इधर कितना है? सिंगल है। तो आप एक काम करो ना, सीधा सीधा इधर 3 लगा दो, सीधा सीधा क्या कर दो? 3 लगा दो। अब इधर देखो, क्या इधर आयरन 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए? हो गए। अच्छा, इधर ऑक्सीजन कितने? 2 है या 4 है? 4 है। इधर कितने? सिंगल है। इधर हाइड्रोजन कितने? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितने? 2 है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन अभी इधर 4 है और इधर 0 है। क्या है? 0। तो अगर मैं इधर 4 लगा दूं तो 4 लगाने से इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? जब भी कोई चीज ऐसे लिखी आती है ना, ऐसे 4H2O, तो इसका मतलब ये होता है इधर 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इधर 4 ऑक्सीजन भी हैं और ऐसे भी है, और ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो इसका मतलब कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो आप क्या देखो, इधर ध्यान से देखो, 4 ऑक्सीजन तो हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 8। और इधर हाइड्रोजन कितने? 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर क्या लगाना पड़ेगा? 4। अब इधर ध्यान से देखो, इधर कितना हो गया? 4 2 8। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। और आयरन कितना हो गया? 3। इधर चेक करो, आयरन कितना है? 3 है। 4 2 8। हाइड्रोजन कितना है? 8 है। और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। सिंपल वे के अंदर हो गई ना बैलेंस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बड़े बड़े मेथड करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ इनको मेथड्स को, ये ओल्ड हैं, काफी ज्यादा पुराने हैं। देखो जब बैलेंस करोगे तो यही तो रिएक्शन आ गई, बैलेंस होकर आ गई, ये आपकी रिएक्शन आ गई है। अच्छा, रिएक्शन आने के बाद कुछ चीजें और याद रखना, कुछ रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। कैटलिस्ट क्या कर देते हैं? जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, विग्रस कर देते हैं। जब किसी भी रिएक्शन को तेज और जल्दी करना होता है तो उसके अंदर कुछ कैटलिस्ट डाल देते हैं। मान लो लकड़ी जल रही है, मैंने आग लगाई और धीरे धीरे जल रही है, पेट्रोल लाके डाल दो तो आग क्या हो जाएगा? बहुत तेज हो जाएगी ना। तो पेट्रोल जो है वो किसका काम कर रहा है? पेट्रोल काम कर रहा है कैटलिस्ट का। तो किसी रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीज जो उसमें ऐड करने से रिएक्शन को तेज कर दिया जाता है, उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। यहां पर क्लियर होगी बात? आगे देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल देखो, यहां पर एक और समझते हैं सिंपल सा। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है, ठीक है। ओके, समझते हैं। इधर देखो कार्बन कितना है? 1। इधर कार्बन कितना है? 1। इधर हाइड्रोजन कितना है? 4। कितना है? कार्बन 1 था, हाइड्रोजन कितना था? 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को कर लो। इधर 2 है, उधर 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया मेरा 4। कितना हो गया? 4। ध्यान से समझते हैं ना इस चीज को। मैंने इधर बैलेंस कर लिया। अब मेरा हाइड्रोजन तो 4 हो गया है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन कितना हो गया है? ऑक्सीजन हो गया 2। अब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो 2 और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर कितना है? 2। तो इसे 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए इधर? 4। अब इधर भी चेक करो, 2 ऑक्सीजन यहां पर है और 2 ऑक्सीजन यहां पर है, तो ऑक्सीजन भी 4 हो गए। ओके, हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 4 है, कार्बन इधर 1 है, इधर कार्बन 1 है। हो गई ना बैलेंस? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। दिस इज व्हाट? दिस इज बैलेंस इक्वेशन। बताओ समझ में आई नहीं आई? सिंपल वे में, सिंपल वे के अंदर समझना है। आगे और भी एग्जांपल आएंगे, मैं सब एग्जांपल में समझाऊंगा। लंबे मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में इस्तेमाल करो, चीजों को समझो और चीजों क्लेरिफाई करो। आगे देखो, फिर आगे ये होगी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में हम क्या बोलेंगे? हमारा कंबंशन। कंबंशन आपकी बुक के अंदर है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो ये सारी रिएक्शन समझ में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में ही आंसर है, कंबाइन करना। जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। इसका मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए कि अगर ए और बी मिलकर कोई सी बना रहे हैं, तो इसका मतलब
ये हो गए रिएक्टेंट और ये बन रहा है प्रोडक्ट। तो बन गया ना, रिएक्टेंट ने कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दिया, तो ये बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने बोला कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया है, वाटर, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप एक चेक कर सकते हो, ऑलरेडी बैलेंस भी है, बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शंस जो आपस में कंबाइन होकर कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाती हैं। इज इट क्लियर? दो रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज वाटर, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में अगर आप देखो, ये आपकी बुक की एक्टिविटी दे रखी है, आप इस एक्टिविटी को भी देख सकते हो। सिंपल सा काम क्या किया है हमने, कुछ अमाउंट क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, बीकर के अंदर। जैसे इसके अंदर मैं पानी को डालूंगा, पानी जैसे अंदर मिक्स करूंगा तो होगा क्या, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, हमें दिखेगा धीरे धीरे ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, गर्म होने लग जाएगा, है ना, वार्म हो जाएगा, है ना, वार्म होगा, गर्म होगा, टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन का रिएक्शन हो रही है। इधर ध्यान से समझेंगे क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर सबसे सिंपल चीज हमें क्या दिखा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, CaO। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ। वाटर हमारा क्या होता है, H2O। ठीक है, रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, इसने क्या बना दिया, स्लैग लाइन बना दिया, जो कि क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस इसमें क्या निकल गई, हीट निकल गई है। अब काफी बच्चों को डाउट होता है, सर ये बना कैसे, हमें बता दो, हमें नहीं आता बनाना। तो मैं आपको वो सिंपल सी बात है, मैंने अभी भी आपको चार्ट दिखाया था, कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज, ठीक है। OH की बात करेंगे, OH के ऊपर था -चार्ज, तो इसका मतलब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2, OH की वैलेंसी कितनी हो गई 1। तो जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो इधर, कैल्शियम के ऊपर 2, है ना, OH के ऊपर क्या होता है 1, तो ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये से मल्टीप्लाई हो गया, ये होगा Ca, और ये से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया OH की पावर 2। ऐसे बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस चेक कर लेते हैं, क्या है बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इधर भी तो 2 हो गए। ओके, हाइड्रोजन इधर कितने, 2, इधर हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है। कैल्शियम कितना है, 1, इधर कितना है, 1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस रिएक्शन है। इसने क्या करी है, हीट छोड़ी है। जब कोई भी हीट को रिलीज करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोल देते हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे इसके एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहां पर हो गया ना, ये था क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइन बना दिया। ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल। पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है, यही चीज होती है जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ये होता है क्या है, पुराने टाइम पे क्या होता था, हम एक कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आते थे, उसे पानी में डालते थे, चूना लाते ना, पानी में डाल के चूने को रख देते थे, रात भर रखते थे, वो क्या करता था, बबल करके गर्म हो जाता था। फिर उसको हम छानते थे, छानने के बाद उसका यूज होता था व्हाइट वॉश करने के लिए, सफेदी करने के लिए। तो इसका मतलब ये वही क्विकलाइम है जिसका इस्तेमाल किया जाता था दीवारों के ऊपर सफेदी करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखो। अच्छा मैंने क्या करा, चूना लाया, पानी में डाला, उसको घोल के रख दिया, रात भर रखा, जब वो लिक्विड बन गया छान के उसका लिक्विड बना लिया। अब वो लिक्विड बन के तैयार हो चुका है। अब जब मैं उस लिक्विड को दीवार के ऊपर व्हाइट वॉश कर दूंगा तो वो क्या हो गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट किससे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब दीवार के ऊपर आप सफेदी कर देते थे तो उसके बाद सूखने के लिए छोड़ते थे, तो वो रिएक्ट करता था CO2 के साथ। जैसे वो CO2 के साथ रिएक्ट करता था तो वो बना देता था कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता था, वो पपड़ी होती थी जो आपने देखा होगा दीवार पे छूटती है, उसी को तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, वही कैल्शियम कार्बोनेट होता था। इसके साथ ही क्या निकाल देता था, वाटर, वाटर को रिलीज कर देता था।
तो इसका मतलब आप ये देख पा रहे हो, ये वो रिएक्शन है जो किस में इस्तेमाल होती है, व्हाइट वॉश के अंदर इस्तेमाल होती है। ये वो लिक्विड था, लिक्विड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर? आगे की तरफ देखो। अच्छा, रेस्पिरेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। रेस्पिरेशन क्या है, हम तो सांस ले रहे हैं ना। अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेते लेते क्या हो रहा है, ध्यान से बताओ। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए क्यों जनाब, ऑक्सीजन इसलिए चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सकें। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी तो आपको अच्छे से पता है ना, क्या बोलते हैं, एडेनो साइन ट्राई फॉस्फेट, ये मिलेगी। इसी के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी का रिलीज होना, इसका मतलब ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई है, ये रिएक्शन हो गई है एक्सोथर्मिक। क्या हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक चीज और समझ लो, अगर एक्सोथर्मिक हो गई है तो हमें ये भी बता दो एंडोथर्मिक क्या होती है। तो देखो, N2 रिएक्ट करता है O2 के साथ, तो क्या बना देता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और इसने क्या बना दिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है, इसके लिए कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस का क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है। इतने टेम्परेचर पे जब ये रिएक्ट करता है तो ये बना देता है क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब इसे बैलेंस कर लो, इधर 2 नाइट्रोजन थे, इधर नाइट्रोजन कितना, 1, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रिएक्शन क्या बन गई, रिएक्शन बन गई है N2 प्लस में O2 गिव्स कितना, 2NO। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इसने क्या करा है, बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया है। हीट क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है, राइट। तो जब कोई चीज हीट एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, इस रिएक्शन को बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट को एब्जॉर्ब किया इसने, इसलिए इसका नाम एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक, किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है, निकल रही है, एक्सो। एक्सो का मतलब निकलना, बाहर जाना। एंडो का मतलब आना, एंडो मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना। यहां पर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो दैट्स ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। आज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम में ही आंसर है, डिकम्पोज मतलब कोई चीज अपने आप को तोड़ रही है, डिकम्पोज हो रही है। तो इस जगह पे क्या होता है, जैसे मैंने क्या फेरस सल्फेट ले लिया, फेरस सल्फेट को जैसे मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, इसने क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, ये कुछ बना दिया। ये आपका होता है फेरस सल्फेट। डेल्टा का निशान होता है हीट का, इसको बोलते हैं हीट। किसी चीज को गर्म करने के लिए हम ये निशान लगाते हैं। जैसे हमने इसको हीट करा, इसने क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड बना दिया। ये है हमारा फेरिक ऑक्साइड, इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो आप देख पा रहे हो एक सिंगल रिएक्टेंट ने क्या करा, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया। तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो गई रिएक्शन, समझ में आया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हुई। अब क्वेश्चन ये आता है, सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो गई, कैसे कैसे हो सकती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे कैसे हो सकती है। लुक एट हियर, सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे और समझते हो जाएंगे। जैसे इस जगह पे क्या आपकी बुक का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें क्या करा, टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट ले लिया। जैसे हमने क्या करा, ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये बर्नर है, बर्नर लगाया। अब ध्यान से देखो होगा क्या, जैसे मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करना स्टार्ट करूंगा। गर्म किया, गर्म करने के बाद मेरे को पता चला हमने क्या करा, उसका कुछ कलर बदल रहा है। जैसे कि हमने पहले ही एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जब भी किसी एलिमेंट को हम रिएक्ट कराते हैं, डेफिनेटली वो चेंज करता है अपने आप को। तो इस जगह पे क्या हुआ, फेरस सल्फेट को जैसे हीट किया, हीट करने के बाद क्या बना दिया इसने, फेरिक ऑक्साइड बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। तो इस जगह पे इसके कलर में भी चेंज हुआ। पहले कलर ग्रीनिश था,
आप कलर देख पा रहे हो कैसे हो गया, इसका मतलब कलर का बदलना भी तो रिएक्शन में इंपैक्ट डालता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। यही तो आपको माइंड में रखना है, यही चीजें तो समझनी है। आगे की तरफ देखो। अच्छा, ऑब्जर्वेशन इसमें क्या पढ़ा हमने, ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आया कि जो ग्रीन कलर था ना वो चेंज हो गया व्हाइटिश रेसिड्यू, यानी कि रेसिड्यू बन गया। पहले इसका कलर क्या था, ग्रीन था, क्या था, ग्रीन, पर इस जगह पे क्या हो गया, थोड़ा सा व्हाइट कलर के अंदर चेंज हो गया, राइट, कुछ रेसिड्यू बन गया, बच गया कुछ सब्सटेंस। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द ऑब्जर्वेशन, कि जब हमने क्या करा, फेरस सल्फेट को गर्म किया। समझ में आया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल को भी ऑब्जर्व करना है, आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, तभी तो माइंड के अंदर वो कॉन्सेप्ट बैठेगा, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा। ओके, आगे की तरफ देखो। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी तो समझा हमने। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें हम क्या करते हैं, सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक कर देते हैं। अब देखो एक और कैल्शियम कार्बोनेट का भी एग्जांपल ले लो, क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या करेगा, डिकम्पोज होकर क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। उसके साथ साथ क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी तो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। इसका इस्तेमाल, जैसे आप बोलो ना, इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये सारी की सारी हीट क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम इसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करके हम इसे कर रहे हैं हीट, इसलिए इसका नाम क्या है, थर्मल। जब थर्मल से कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। तो किस चीज से हम किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर मैं उसे किससे कर रहा हूं, आग से कर रहा हूं तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, लाइट से करूंगा तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगा, है ना। समझ आ गया, क्लियर, इस तरीके से मैटर करेगा। आगे देखो, एक और एग्जांपल देखो बड़ी ध्यान से। ये हमारा एक और आपकी बुक का एग्जांपल आ गया। आप जानते हो लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, जैसे मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने से क्या बना देगा, लेड ऑक्साइड बना देगा, जो किस कलर का होगा, येलो सॉल्यूशन, येलो कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। अब आपको इधर ध्यान में रखना है कुछ चीजें। ये क्या बन गया, येलो कलर का सब्सटेंस बन चुका है। ओके, लेड नाइट्रेट को जैसे मैंने हीट करा, हीट करने पे क्या बन गया, ब्राउन फ्यूम्स भी निकलेगी, उसके साथ साथ एक येलो रेसिड्यू बनेगा, किसका, लेड ऑक्साइड का, किसका, लेड ऑक्साइड। यानी कि लेड ऑक्साइड के साथ साथ वो NO2 भी रिलीज कर रहा है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे किसके एग्जांपल थे, सारे एग्जांपल थे थर्मल डिकम्पोजिशन के। किसके थे, थर्मल डिकम्पोजिशन के। आगे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, बिजली से किसी चीज को तोड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हम देखेंगे। ये हमने एक एपरेटस बना लिया, इसके अंदर हमने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर दो रॉड ले रखी है, एक में हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, और एक क्या हो गया, नेगेटिव। एक तरफ हमारा एनोड है, एक तरफ हमारा कैथोड है। जैसे इसको बैटरी के साथ हमने क्या करा, स्विच ऑन किया, इसमें जब करंट पास हुआ जब करंट पास हुआ तो जो वाटर था वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया। ब्रेक डाउन होके सारे O2 किस पर आ गए, एनोड पर। किस पर आ गए, एनोड पर। सारा H2 किस पर आ गया, ब्रेक डाउन होकर कैथोड पर। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गया। अब इसमें एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो ऑक्सीजन के नंबर से, अगर ऑक्सीजन का नंबर इधर x है तो हाइड्रोजन का नंबर 2x होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं एनोड पर 10 ऑक्सीजन है तो कैथोड पर 20 हाइड्रोजन होंगे। अगर एनोड पर 30 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं तो इस जगह पर 60 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका डबल किस पे होगा, हाइड्रोजन पे। अगर एनोड पर ऑक्सीजन कितने हैं, 10 हैं, तो कैथोड पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 20 होंगे। अगर एनोड पर कितने 30 हैं तो कैथोड पर कितना होंगे, हाइड्रोजन 60। डबल क्या हो गया, डबल, डबल हो गया। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो क्योंकि हमने इसको ब्रेक डाउन किससे करा है, इलेक्ट्रिसिटी से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। नहीं बोलेंगे इसे, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। समझ आई बात, थर्मल डिकम्पोजिशन हम इसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने हीट से, हमने आग से थोड़ी ना करा इसे तोड़ा, हमने इसे तोड़ा है बिजली से, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। आगे देखो, ठीक है। तो इस जगह पे मैं समझ में आ गया, ये ऑक्सीजन है और ये हमारा क्या, हाइड्रोजन।
ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा आपको हमेशा पता होना चाहिए, एक पॉप साउंड देती है, ये साउंड रिलीज करती है। जैसे आप इसको मैजिस्टिक लाओगे इसके बाद तो ये क्या करेगा, पट साउंड दे देगा पॉप करके, तो पॉप साउंड एक रिलीज हो जाएगा। आगे ऑब्जर्वेशन में आप बहुत अच्छे से समझ गए कि ऑक्सीजन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2। इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों की जो रेशियो है, रेशियो निकल कर क्या आती है, रेशियो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, इन दोनों की जो रेशियो निकल कर आती है वो आती है 1:2, राइट। 1 हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, 2 हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। डबल, इसका डबल है ना, 2x हो गया ना, ये अगर x है तो ये 2x हो गया। देखो इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ये हमारा क्या था, वाटर था, तो H2 और हाइड्रोजन बढ़ गया ना, ये दोनों बढ़ गए। तो हमेशा अगर इसकी संख्या x है तो इसकी संख्या क्या होगी, 2x होगी। इन दोनों की रेशियो क्या होगी, ऐसे 1:2। ओके, एक और आता है, अगर मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी चीज को सन से आने वाली लाइट से ब्रेक डाउन कर रहा हूं, तो वो बन जाता है किसका, डीकंपोजिशन बाय लाइट। यानी कि डीकंपोजिशन तो हो रहा है लाइट के थ्रू हो रहा है। कौन सी लाइट, जो हमारी सन से डायरेक्ट पड़ रही है लाइट, वो लाइट। अब इधर ध्यान से देख पा रहे हो, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जैसे क्या कर रहा है, सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के कांटेक्ट में आकर अपने आप को ब्रेक डाउन कर रहा है, सिल्वर में और क्लोरीन में, दो कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। इसी को बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन बाय लाइट, लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो गया। क्लियर। पहले क्या था, सिल्वर क्लोराइड था, और जैसे ही वो लाइट के कांटेक्ट में आया, सिल्वर को उसने अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सनलाइट पड़ते ही वो अपने आप को ब्रेक कर दे रही है, उसको बोल देते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिमिलरली ये क्या होती है आपकी, सिल्वर ब्रोमाइड भी होती है। एक और रिएक्शन होती है आपकी, जैसे यहां पर देखो AgCl रिएक्ट करके सनलाइट के कांटेक्ट में आई और ब्रेक डाउन होगी। अब जब भी ऐसा होगा तो पहले सिल्वर क्लोराइड क्या था, व्हाइट कलर का था, जैसे रिएक्ट कर गया अब किस कलर का हो गया, ग्रे कलर का। तो ग्रे कलर, इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया। क्या कर लिया, जो इसका कलर था वो क्या हो गया, चेंज्ड, बदल गया ना। और हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, कलर्स अपने आप को बदलते हैं, कलर्स अपने आप को चेंज करते हैं। तो इसने अपने आप को चेंज कर लिया। यहां पर क्लियर हो गया, दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं। आगे आ गया एक और बहुत एग्जांपल अच्छा सा, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि लाइट से होने वाला, है ना, डिकम्पोजिशन बाय सन से आने वाली लाइट, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिकल, सॉरी क्या बोल देते हैं इसको, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोल देते हैं, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, अच्छा AgBr, AgBr जैसी सनलाइट के कांटेक्ट में आया, इसने क्या बना दिया, सिल्वर प्लस ब्रोमाइन। अब यहां से देखो इस जगह पे ये क्या था, व्हाइट, ये क्या हो गया, ग्रे, कलर बदल गया। इसका इस्तेमाल पुराने टाइम के जो कैमरेज होते थे, उसकी जो रील होती थी ना, इस तरह की रील होती थी, जैसी वो लाइट के कांटेक्ट में आती थी वो क्या हो जाती, खराब हो जाती थी, क्योंकि वो रिएक्ट करके क्या कर देती थी, अपने आप को क्या कर देती थी, सिल्वर अलग कर देती और क्या अलग कर देती थी, ब्रोमाइन अलग कर देता था, जो किस कलर का होता था आपको पता होना चाहिए, रेडिश ब्राउन कलर का, इस तरह का। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन किस किस तरीके के होता है। अगर आग के थ्रू हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो आपके घरों के अंदर बिजली आ रही है उसके थ्रू हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अगर सन से आने वाली लाइट को क्या बोलेंगे हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली। आगे चलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी अभी हमने समझा था, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब जिसमें हीट निकलती है, एंडो मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ध्यान से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर सनलाइट लेते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, तो ये इसका एग्जांपल है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, इसके अंदर भी क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये सारे एग्जांपल हैं जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जब कोई रिएक्शन को हम करा रहे हैं तो हमें हीट चाहिए, तो ऐसी रिएक्शन जिनको कंबाइन होने के लिए हीट की जरूरत है, ऐसी रिएक्शन को बोल देते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर क्लियर हो गया, आगे की तरफ चलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी अभी समझा था, ऐसी रिएक्शन जिनको कंबाइन करने के बाद क्या हो रहा है, जैसे इनको कंबाइन किया
कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया, पर जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। देखो HCl NaOH क्या बना है, NaCl H2O, रिलीज क्या हो रही है, एनर्जी। तो इस जगह पे भी देखो कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये सारी रिएक्शन क्या है, एनर्जी रिलीज कर रही है ना। अगर एनर्जी रिलीज कर रही है तो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, रिएक्शन कहलाएगी एक्सो। एक्सो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी बाहर जा रही है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए। जब एक बार ये एग्जांपल प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं हो, अच्छे से कर लोगे। देखो अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम में ही आंसर है, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। इसका मतलब जब कोई भी कंपाउंड, राइट, कोई कंपाउंड होता है और उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट उस कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को हटा दे और उसी जगह आके बैठ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया है। जैसे मान लो एक बहुत ही हट्टा कट्टा पावरफुल, मान लो खली खली जैसी हाइट का एक बंदा है, आया 7 फुट, है ना, वेट उसका 80 kg, ऐसा वेट है उसका। अब एक बच्चा है जिसका वेट है 20 किलो, उसको सीट से हटा रहा है, तो हटा लेगा आराम से, क्योंकि 80 kg वाला 20 किलो वाले को तो हटा देगा, पावरफुल है, मसल्स है, हटा देगा ना। तो जो जितना पावरफुल होता है वो वीक को हटाने की कोशिश करता है। तो सिंपल सी बात है, ये भी वही चीज बता रहा है कि इधर क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। तो ए अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और बी अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो बी को हटा देगा और ए जगह ले लेगा बी की, और एसी बन जाएगा, और बी क्या होगा, बेचारा हट जाएगा, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पता होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस जगह पे देख पा रहे हो, ये रहा हमारा आयरन, ये रहा हमारा कॉपर सल्फेट। जैसे रिएक्ट हुआ, आयरन ने क्या करा, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद आकर बैठ गया, आयरन सल्फेट बना दिया, और कॉपर हट गया। क्योंकि आयरन ज्यादा पावरफुल था, कॉपर कम पावरफुल था, ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये कम रिएक्टिव था, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस, जगह से ही हटा दिया। समझ में आया। आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक एग्जांपल था, मैंने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट ले लिया जिसका कलर क्या था, ब्लू। इसके अंदर मैंने आयरन नेल्स डाल दी, कीले डाल दी, और इसको रख दिया। रखने के बाद ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद क्या हो गया, कुछ समय बाद मुझे पता चला कि जो कील का कलर था वो रेडिश ब्राउन हो गया, कॉपर कॉट, है ना, डिपॉजिट हो गया किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर, ये आ गया रेडिश ब्राउन। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, क्या इस जगह पे रिएक्शन हुई, बिल्कुल हुई। यानी कि पहले क्या था, ऐसी की, अब क्या हो गई, कील ऐसी हो गई है, तो उसने अपना कलर चेंज कर दिया, यानी कि रिएक्शन परफॉर्म हो गई है। रिएक्शन परफॉर्म हुई है, तो कौन सी रिएक्शन हुई है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था उसने अपने आप को चेंज किया ना, चेंज करके वो क्या हो गया, इस कलर का बन गया। तो ये क्या है, ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो क्या हो गया, फेड हो गया, है ना। देखो यहाँ पर फेड हो गया कलर, तो कलर बदल गया। कलर क्यों बदल गया, क्योंकि उसने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दी है। कॉपर ने क्या कर दिया है, अपने आप को निकाल के आयरन उधर आ गया और कॉपर हट गया है, तो इसका मतलब आयरन सल्फेट बन गया है। ये क्या बन गया है, आयरन सल्फेट, और अलग क्या हो गया, कॉपर, जैसे कि हमने रिएक्शन में देखा था, रिएक्शन में देखा था। देखो इधर ध्यान से, आयरन ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, तो इसका कलर क्या था, पहले ब्लू कलर था, क्या था, ब्लू कलर। रिएक्ट करके क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो इसका मतलब इस जगह पे इसको बोलेंगे आप क्या, डिस्प्लेस। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब पावरफुल कमजोर को हटा देता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देखो, इधर क्या था, Zn। Zn रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो Zn क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, बिल्कुल हटा देगा। ये कम रिएक्टिव है, Zn आके इधर बैठ जाएगा और बना देगा Zn सल्फेट, और कॉपर को हटा दिया, जो कमजोर था उसको हटा दिया। तो ये बन गया आपका Zn सल्फेट, और कॉपर रिलीज हो गया। तो इस जगह पे आप देख पा रहे हो, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो बदल गया और जिंक सल्फेट बन गया, एक नया सोल्यूशन बन गया, और कॉपर आपका अलग हो गया। तो दिस इज व्हाट, अगेन दिस इज कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है।
आगे एक और एग्जांपल देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये हमारा लेड है, ये हमारा क्या कॉपर क्लोराइड है, राइट। कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन जैसे रिएक्ट करेगा क्या कॉपर को हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। लेड क्लोराइड बन गया और क्या अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो इस रिएक्शन में भी हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं लेड ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह पर आकर बैठ गया। इसका मतलब लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर हट गया। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस जगह पे हम आसानी से देख पा रहे हैं रिएक्शन कैसे काम कर रही है। अब आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्वाइप कर देना, एक दूसरे एलिमेंट आपस में स्वाइप हो जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, दोनों एलिमेंट एक दूसरे की जगह को बदल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लो इधर कोई कंपाउंड ए था, इधर कंपाउंड बी था, दोनों के एलिमेंट क्या हो गए, आपस में एक्सचेंज हो गए। बी का एलिमेंट ए के पास चला गया, ए का एलिमेंट बी के पास चला गया और ये सी और डी बना दिया। क्या बना दिया, सी और डी। मान लो दो टीमें हैं, ए और बी टीम है, आपस में उनके प्लेयर एक्सचेंज हो जाएं, है ना। एक टीम ए है और एक टीम बी है। एक टाइम ऐसा है कि दोनों के प्लेयर आपस में चेंज हो गए, तो आप क्या होगे, दोनों ने अपने प्लेयरों को एक्सचेंज कर लिया। इसका मतलब इधर कौन सी रिएक्शन हो गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। आपस में क्या हो रहे हैं, टीम के अंदर प्लेयर्स बदले जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक तरफ ले लिया मैंने सोडियम सल्फेट, एक तरफ ले लिया मैंने बैरियम क्लोराइड। जैसे रिएक्ट कराएंगे, मिक्स कराएंगे इनको, तो जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या बनेंगे वो हम देखेंगे। जैसे इधर देखो सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, तो इधर जो बैरियम था और इधर क्या था सोडियम, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। एक्सचेंज होकर क्या बना देगा, बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, यानी कि बदल गया ना। इधर बैरियम आ गया सल्फेट के साथ, सोडियम आ गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो इधर क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक एक्टिविटी है आपके पास बहुत अच्छी सी, इसको आप देख सकते हो। देखो लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इधर क्या हो रहा है, जो लेड है वो किसके साथ चला जाएगा, आयोडीन के साथ। तो क्या बना देगा, लेड आयोडाइड। और पोटेशियम किसके साथ चला जाएगा, नाइट्राइट के साथ। तो क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्राइट। क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्राइट। क्या ये बात, इतनी सी बात समझ में आई? अगर आई तो बता दो। पर एक चीज अभी बच्चों को डाउट होगा, सर ये बताओ ये बनता कैसे है। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था ये बना कैसे। इधर आप ध्यान से देख पा रहे हो, इस जगह पे ध्यान से देखना, यहाँ का पीवी है, क्या है पीवी। इसका जो चार्ज होता है ना 2 होता है और NO3 का चार्ज क्या होता है 1 होता है। ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाता है पीवी। 1 मल्टीप्लाई हो तो सेम रहेगा, पर इधर ऑलरेडी क्या है NO3, तो NO3 इधर 2 है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाता है ये। तो इसलिए लेड नाइट्राइड ऐसे लिखते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, इधर इधर कैसे हो गया, पोटेशियम नाइट्राइड कैसे बनाइए, ध्यान से समझना। पोटेशियम और इधर क्या है NO3। पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है 1, NO3 के ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा KNO3, इसलिए KNO3 ऐसे बना है, राइट। इसमें भी देख लो कैसे बना, लेड, लेड के ऊपर चार्ज कितना है 2, आयोडीन कितना चार्ज है 1, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन गया PbI2। समझ में आया। तो इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये आपको आने चाहिए। जिस जिस बच्चों को नहीं आते वो इनको प्रैक्टिस करे, 1-2 बारी 4 बारी प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको समझते हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ऑक्सीडेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमेशा रखना इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। दूसरा गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज समझनी है। तीनों वैसे बड़ी क्लासेस के हैं पर फिर भी आपको आने चाहिए। कैसे होता है इसको समझो। जैसे मैग्नीशियम,
ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, इधर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आ गया है, तो इसलिए आप कह सकते हो इधर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इधर कॉपर, इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका मतलब गेन हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में अभी मैंने बताया ना क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, ये क्या होता है इसको भी समझो। जैसे इधर मैग्नीशियम के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो 0 चार्ज होता है, पर इधर चार्ज ध्यान से देखोगे, इधर चार्ज कितना हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब इस जगह पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े या घटे। इस जगह पे क्या था, 0 था, इस जगह पे चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन तो घटे हैं, इलेक्ट्रॉन घटे हैं, पर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। तो इस जगह पे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। क्या बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो जब कभी भी याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसलिए मैं बोल देता हूँ इधर इसके ऊपर 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है। पर इलेक्ट्रॉन इसने लूज करें, लूज करें, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करें। ठीक है, आगे देखो, ये सारे एग्जांपल ऑक्सीडेशन के हैं। अगर मैं बोलूं कील, कील आपस में क्या करती है, रस्ट करके कलर चेंज कर लेती है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे, सेफ सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है सिल्वर कलर रेस्पिरेशन के दौरान। ये सारी की सारी रिएक्शन में ऑक्सीजन जरूरी है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जरूरी होता है, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाता है, वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब हम बात कर रहे हैं दोनों की। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज करता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गेन करता है, बढ़ता है। तो इधर ध्यान ध्यान से देख पा रहे हो, एक कंपाउंड है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो नया कंपाउंड हाइड्रोजन बढ़ गया ना, इसलिए इस जगह पे क्या हो गया, इस जगह पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन का इंक्रीज होना यानी कि मतलब रिडक्शन होना। जैसे देखो इधर ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड यहां पर था, यहां पर कॉपर ऑक्साइड हट गया, ऑक्सीजन निकल गया ना, ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया इस जगह पर, इस जगह पर हो गया है ऑक्सीजन का लॉस। अगर ऑक्सीजन हट गया है तो इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन है, राइट। इस जगह पे भी देखो Zn होता, इस जगह पे क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन कौन सी बन गई है, रिडक्शन रिएक्शन हो गई है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ओके, आगे की तरफ चलो। अच्छा, रिडक्शन आपको समझ में आ गया, एक बार और समझ लो। इस जगह पे देखो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज था, 2। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो गए, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इस जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, कम हो गया है, घट गया है ना। पहले 2 था, अब 0 हो गया है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोल देते हैं। ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये चीज समझ में गए, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है वो क्या करता है, गेन करता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या करें, गेन करें, इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, घटा है। ये चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है। ये चीज अगर छोटी सी चीज समझ में आ गई आपको तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो बेटा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स, जितने भी एग्जांपल्स इधर गिवन है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन। इन सब में ध्यान से देखो, इस जगह पर ऑक्सीजन ने अपने आप को लूज कर दिया, इधर क्या था, आयरन, ऑक्सीजन ने लूज कर दिया। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, रिडक्शन। इन सब एग्जांपल्स के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, राइट, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तीनों में से कोई भी चीज एक होगी, तीनों चीज याद रखनी है।
ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, राइट, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, उसके साथ साथ हाइड्रोजन का ऐड होना, ये सब दिखाता है रिडक्शन रिएक्शन को। क्लियर? देखो इस जगह पे भी, अब इस जगह पे देखो हट के Zn होता, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हो गया। क्लियर? ये चीज में आ गया। अच्छा, कुछ ऐसे अलग भी कंपाउंड्स, जिसे यहां पर भी देखो इस जगह पे नजर आ रहा है, तो ये सारे एग्जांपल किसके? रिडक्शन रिएक्शन के हैं। तो आपको पता होना चाहिए रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है, क्या होता है, किस चीज को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब एक चीज और आपको अच्छे से आनी चाहिए, इधर कुछ चीजें होती हैं, जैसे इधर ध्यान से देखो, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन निकल गया, तो इस जगह पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो जिसमें रिडक्शन होता है हमेशा ना उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं, ये पॉइंट याद रखना। ओके, अब इधर HCl था, इधर क्या हो गया? इधर बढ़ गया, तो इसके अंदर क्या हुआ? ध्यान से देखो इस जगह पे क्या हुआ, इसने क्या करा? एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया? Mn2+ बन गया। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, MnO2, और क्या बन गया? ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बन गया। राइट, यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो जब कोई चीज ऑक्सीडाइज्ड होती है वो क्या बन जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। याद ना, जिसमें रिडक्शन हुआ है वो क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके अंदर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, वो क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे से और समझ लो, जैसे इधर देखो ध्यान से, इधर Zn था, Zn ने क्या करा? ZnSO4 बना दिया। राइट, तो इस जगह पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, इधर हटके क्या हो गया? कॉपर बन गया, इसलिए क्या बन गया? रिडक्शन बन गया। क्या बन गया? रिडक्शन। तो इधर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, इसने अपने आप को क्या करा? रिडक्शन हुआ है, इधर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर? तो दो पॉइंट में आ रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। कितने? Zn के पास पहले 0 थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब आपको ये तो बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, याद रखना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। ऐसे इस जगह पर इधर 2 था, इधर क्या होगा? 0 हो गया। इसका मतलब इस जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, पर इस जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए? गेन हुए। क्या हुए? गेन। ये चीज याद रखना, गेन किसे बोलते हैं और लॉस किसे बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना अब हम अच्छे से जानते हैं, कोरोजन हमें बहुत अच्छे से पता है किस किस चीजों में जंग लगती है, वी नो वेरी वेरी वेल। कोरोजन वही सब्सटेंस है, जैसे आयरन हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे कॉपर हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है? कोरोड हो जाते हैं। किसके साथ? एयर के अंदर जो मॉइस्चर्स होता है। जैसे मान लो ये क्या आपका कोई भी मान लो आयरन है, अगर ये आपका आयरन है तो एयर के अंदर क्या होता है? एयर के अंदर मॉइस्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉइस्चर्स। तो जैसे वो एयर मॉइस्चर इसके ऊपर आते हैं तो वो इसकी अपर लेयर को क्या करने लग जाते हैं? कोरोड करने लग जाते हैं। जैसे इसकी अपर लेयर को क्या करेंगे? कोरोड करेंगे। तो कोरोड करके क्या कर देंगे? उसको गलाने लगेंगे, गलाने लगेंगे। जब कभी भी मेटल क्या होता है? एक्सपोज हो जाता है मॉइस्चर के साथ, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जो उसके ऊपर की लेयर को क्या कर देती है? कोरोड करती है। कोरोड करती है, घटाती रहती है, घटाती रहती है, और एंड में जाके आपको क्या दिखेगा? वो क्या हो जाएगा? गलने लग जाएगा। इसलिए आयरन जो देखा ना आपको जंग लग जाती है, वो इसी का एग्जाम्पल है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कोरोजन। समय के साथ इससे बचने के लिए हम इसके ऊपर काफी सारे पेंट्स लगाते हैं, गैल्वेनाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। जैसे देखना, ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, या फिर मैं इसके ऊपर पेंट लगा दूं। ये सारे तरीके हैं जिससे हम क्या करें? आयरन को, सिल्वर को बचा सकते हैं, ताकि वो आगे जाके कोरोड ना हो। क्लियर? इस तरीके से होता है। देखो मान लो ये आयरन है, ये मॉइस्चर पड़ा था, ये मॉइस्चर जाएगा इसके ऊपर, गिरेगा, गिर के क्या होगा? इस जगह पे क्या होगा? एनोड और कैथोड रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होके लेयरिंग क्या करेगी? डिकम्पोज करेगी, इसको सड़ाएगी। राइट, अब उस जगह पे क्या होगा? ये जो लेयर है, जैसे इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद कुछ समय बाद क्या होगा? इसकी लेयर आपस में टूटने लगेगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, और एंड में पूरे का पूरा जो लोहा है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा? कोरोजन हो जाएगा। उसके ऊपर क्या हो जाएगा? कोरोजन, और वो खराब हो जाएगा, फिर वो यूज करने लायक नहीं रहेगा। इसका मतलब उसने अपने आप को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लिया किसी नई चीज के अंदर।
एक और लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? बिल्कुल कोरोजन जैसा ही है, बट फर्क यह है कोरोजन मेटल्स में होता है, रेंसिडिटी फूड आइटम्स में होता है। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो कोई भी आइटम राइट खराब तेल के कांटेक्ट में आ जाएगा, ऑयल के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? बैड स्मेल करने लग जाएगा। यानी कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा फैट और ऑयल का, फैट और ऑयल कभी भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे तो हमेशा वो क्या करेंगे? एक स्मेल देंगे बहुत बेकार सी, और टेस्ट भी उसका क्या हो जाएगा? खट्टा, खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं? खाने को प्रिवेंट करने के लिए हम किस में पैक करके रखते हैं? सील पैक्ड रखते हैं, या फिर ऐसी चीज में रखो जो क्या है? पूरी तरीके से पैक्ड है नाइट्रोजन के अंदर, तो उस समय हमारा ऑक्सीडेशन उसमें प्रिवेंट रहता है, तो उसको बोल देते हैं। या फिर हम उसके ऊपर क्या लगा दें? कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें जिससे हम उसे बचा सके। तो इस तरीके से तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास खाना था, खाना आपके पास पड़ा हुआ था, ये आपका फैट और फ्रेश ऑयल है, ये आपका खाना बन गया है। अब क्या हुआ? जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसका जो मॉइस्चर था एयर के अंदर, जो मॉइस्चर था एयर के साथ कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स आ गए, वो उसके साथ रिएक्ट करे, रिएक्ट करके खाने को क्या करने लग गए? रेंसिड कर दिया उन्होंने। खाने को क्या कर दिया? रेंसिड। जैसे खाने को रेंसिड करेंगे, रेंसिडिटी बढ़ जाएगी, हाइड्रो पेरोक्साइड इसके ऊपर आ जाएंगे। जैसे आएंगे वो खाने को क्या कर देंगे? उसका टेस्ट बदल देंगे, स्मेल को बैड कर देंगे, खराब कर देंगे, और वो खाने लायक नहीं बचेगा। इस तरीके से इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। ये था प्रोसेस, रेंसिडिटी का प्रोसेस। क्लियर? सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है तो आपका एक सिंगल शॉट के अंदर ये चैप्टर पूरी तरीके से हो गया है। अब आप सिंपल सा इसका एक बारी दो बारी रिवाइज कर लेना, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा आपको। उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज भी ले आएंगे। आपका काम है इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। एक सिंगल शॉट के अंदर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इधर हमारा जो भी आपका चैप्टर के डाउट्स है वो हमने क्लियर कर लिए, मतलब बता दिए इस चैप्टर के अंदर। अब आप क्या करोगे? आपका एक सिंपल सा काम है, इसको कमेंट कर देना, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कर देना, और सबसे खास बात जरूर कमेंट करना। ठीक है? मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए आपसे बाय बाय, अलविदा और जय हिंद।